देश बदल रहा है। ऐसे में हम देश की राजधानी के नए रूप की कल्पना जरूर कर सकते हैं। लोग शहरों की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। ऐसे में आधुनिकता का डोज जरूरी है। आज हम आपको देश के ऐसे ही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पुनर्विकास योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट जो शायद विरासत और आधुनिकता के बीच में एक जंग जरूर छेड़ दे। अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के 3 किलोमीटर लंबे इलाके को सेंट्रल विस्टा के तहत विकसित करने का प्रोजेक्ट सामने लेकर आई। हमारे पीछे जो देश का संसद भवन आपको दिख रहा है, मेरे पीछे की तस्वीर, उसके बारे में न्यूज़ 11 आपको अपनी खास रिपोर्ट में बता रहा है कि जो संसद भवन है वो 2022 में जो नया विस्टा कार्यक्रम है शहरी विकास मंत्रालय का, 2022 तक इस संसद भवन की जगह पर दूसरा संसद भवन दिखेगा। और इसके लिए हाल के दिनों में जो सर्व सामान्य जो एक जनरल अपीयरेंस कमेटी की जो बैठक होती है, सामान्य परियोजन समिति की जो बैठक होती है, वो बैठक संपन्न हुई है और उसमें तमाम संसद के अस्थायी समिति के अध्यक्षों को बुलाया गया है। उन अध्यक्षों ने अपनी सिफारिश में कहा है, चूँकि जो विस्टा का जो नया संसद भवन बनना था 2022 में, उसमें जो इसके स्थापत्य को लेकर, इसकी भारतीयता को लेकर जो सिफारिश की गई है, उसके मुताबिक कहा गया है कि देखिए, जो पहला मैं आपको बता रहा हूं कि इससे जो एंट्री जा रही है, जो सिक्योरिटी गेट है जहां से आम सांसद जाते हैं, उसके बारे में कहा गया है कि जो नया संसद भवन में प्रायोजित है उसमें जो मेन गेट तक है वहां तक सांसदों की गाड़ी जाएगी और उसके बाद इलेक्ट्रिक कार की व्यवस्था होगी। इलेक्ट्रिक कार के जरिए अंदर जाने की व्यवस्था है। लेकिन जो तमाम अस्थायी समिति के सदस्यों ने और जो कमिटियां हैं उसमें ये सिफारिश की गई है, उसे नहीं माना गया है और सरकार से गुजारिश की गई है कि इस जो जाने की इलेक्ट्रिक कार से जाने की जगह पर आप एक पैदल चलने वाला कॉरिडोर बनाएं, जिसके जरिए जो सांसद हैं वो अपने गाड़ी से उतरे और पैदल नए संसद भवन में अपने कमरे तक जा सके। एक व्यवस्था ये है। दूसरा, जो समितियों ने सिफारिश की है और जो शहरी विकास मंत्रालय को बताया है, उसमें कहा गया है कि भारतीयता और जो स्थापत्य है भारत का, वो इसका मुजाहरा दिखे, जो नया संसद भवन दिखे, वो इसकी पहली झांकी दिखे। सेंट्रल विस्टा के तहत ये इलाका देश के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में से है। संसद भवन नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन से लेकर कई वीआईपी बंगले इस कॉरिडोर का हिस्सा हैं। ₹20,000 करोड़ के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर कईयों ने सवाल भी उठाए हैं कि क्या संसद भवन अब एक विरासत के रूप में नजर आएगा? क्या इससे यहाँ के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? क्या दिल्ली का ये सुंदर इलाका अन्य इलाकों की तरह उलझ कर रह जाएगा? इस हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ भी बदलाव कराना आसान नहीं होगा। साथ ही इस सेंट्रल विस्टा में पुनर्विकास करना मतलब यहाँ के पब्लिक स्पेस को भी कम करना है। ये इलाका सर एडविन लुटियन के नाम से लुटियन बंगलो जोन भी कहा जाता है। ऐसे में यहाँ का पुनर्विकास करना एक चुनौती भरा टास्क रहेगा। इंडिया गेट के किनारे वाला ये इलाका आज काफी हरा भरा है। इस प्रोजेक्ट के आने से ये कहा जा रहा है कि इस इलाके को और ज्यादा हरा भरा कर दिया जाएगा। खाली पड़े इलाकों में नए संसद भवन और कई सचिवालय का निर्माण कराना है। ऐसे में नई दिल्ली की नई तस्वीर देखने लायक होगी।
संसद भवन और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को विरासत के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देश के शहरों को विकसित कर रहा है। ऐसे में ये विस्टा देश का पावर कॉरिडोर कहा जाता है। यहाँ देश का संसद खड़ा है और सचिवालय की गहमा गहमी दिखती है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन का ये इलाका आज भारत के इतिहास की गाथा बताता है। वहीं ये देश के सबसे चर्चित और खूबसूरत जगहों में से है। इसमें बदलाव को लेकर वो कहा गया है कि संसद भवन के बगल में ही नया संसद भवन बने। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो खाली जमीन है, ये तकरीबन 9.5 एकड़ का जमीन है और इसी के जगह पर सेंट्रल विस्टा की जगह पर नया संसद भवन बनाना है। ये बातें स्पष्ट तौर पर कही गई है। तो ये जो 3-4 बातें हैं मोटे तौर पर जो नए संसद भवन को लेकर कहा गया। हालांकि कोरोना काल में होने की वजह से इसमें डिले हो रहा है। 2022 तक इसे लक्ष्य रखा गया था पूरा करने का। जो सेंट्रल विस्टा है 950 करोड़ रुपए में ये बनना था लुटियन में। और देखिए कि एक सिफारिश ये की गई है कि जो मेरे पीछे देखिए नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है राष्ट्रपति भवन का, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, इसको और संसद भवन दोनों की बिल्डिंग को एक हेरिटेज में तब्दील किया जाएगा। और इसके आसपास की जो ग्रीनरी है उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाया जाना है। अभी तकरीबन 15 से 20 हज़ार इस इलाके में पौधे हैं। इसकी ग्रीनरी का ख्याल रखा जाना है। सेंट्रल विस्टा के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में कई बिंदुओं पर काम होना है। पुराने आधिकारिक संरचना को दुरुस्त किया जाए, सभी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को एक जगह शिफ्ट किया जाए, नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का हो जो मौजूदा संसद भवन के बगल में बनाया जाए, निर्माण भवन, कृषि भवन, विज्ञान भवन को ध्वस्त किया जाए, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को विरासत के रूप में तब्दील कर दिया जाए और कोई भी नया निर्माण इंडिया गेट से ऊंचा ना हो। आपको न्यूज़ 11 अपनी इस रिपोर्ट में बता रहा है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इस सेंट्रल विस्टा का, हालांकि इसमें राजनीति भी हुई, कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री पर कि आप इस नए सेंट्रल विस्टा के कार्यक्रम को रोक दें जो नया संसद बनना है। लेकिन जो सिफारिश है जो 3 चरणों में बनना है उसमें कहा जा रहा है कि जो पहला चरण है 2021 तक, यानी 1 साल के बाद, आप मेरे सामने जो राजपथ देख रहे हैं इंडिया गेट, इन दोनों तरफ के इलाकों को और ग्रीनरी कर रहा है। यहाँ पे नए पानी के लिए नहरों की व्यवस्था होगी जिससे इसकी सुंदरता बरकरार रहे। और इसके मेरे बगल में देखिए इधर ठीक सेना भवन है, इसको तोड़ा जाना है। इसके अलावा जो इधर की ग्रीनरी है उसको कम से कम बनाना है। इधर देखिए मेरे ठीक दाहिनी तरफ जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये रेल भवन है, इसके पीछे शास्त्री भवन है, उद्योग भवन है और आसपास की 10 बिल्डिंगों को तोड़ा जाना है। और इन्हीं जगहों पे जो नया सेक्रेटेरिएट होगा जिसमें तमाम मंत्रालय होंगे, तमाम लोग होंगे और उसके लिए बंदोबस्त किया जाना है। और आखिरी चरण इस सेंट्रल विस्टा का 2024 होगा। तो नई जो सिफारिश की गई है कमेटी से, ओम बिरला से मुलाकात की थी जो स्पीकर है लोकसभा के, और उस पर अहम चर्चा हुई है। तो पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है और आपको जल्द ही 2022 तक संसद भवन का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। लेकिन समितियों ने कहा कि उस पर भारतीय संस्कृति और स्थापत्य का नमूना एक अलग तरह से छाप छोड़े जिससे लगे कि ये हिंदुस्तान के उसकी सल्तनत के बनाया गया ये नायाब देश का तोहफा है।
के बाद नई दिल्ली से हमारी खास पेशकश में तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अपने खास पेशकश में अपने दर्शकों के लिए हमने बताया कि सेंट्रल विस्टा के तहत आने वाले वक्त में 2022 में देश के संसद भवन का नया रूप कैसा होगा, लुटियन जोन खास करके जिस राजपथ पर अभी हम चल रहे हैं उस राजपथ के दोनों तरफ का नज़ारा कैसा होगा। अब हम आपको इसी लुटियन जोन के एक दूसरी कहानी से रूबरू करा है। दरअसल इन लुटियन जोन में तकरीबन 1000 सरकारी बंगले हैं और उन सरकारी बंगलों में लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जजेज और नौकरशाहों को रहने के लिए तकरीबन 1000 सरकारी बंगले हैं और उसके आवंटन की प्रक्रिया भी है। जो राष्ट्रीय शहरी विकास मंत्रालय है उसके जरिए इसका आवंटन होता है। लेकिन प्रियंका गांधी के लोधी एस्टेट के बंगला नंबर 35 को खाली कराने के आदेश के बाद अब ये सवाल नए सिरे से खोजा जा रहा है, टटोला जा रहा है कि आखिर लुटियन जोन में वो कौन कौन से वीआईपी लोग हैं जिनके सरकारी बंगले काफ़ी पुराने हैं और उस सरकारी बंगले के पीछे की सियासत क्या है। इसमें बहुत सारे नामचीन हस्तियां हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, रामविलास पासवान, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, इतने ऐसे बड़े नाम हैं जिनके सरकारी बंगले की एक काफ़ी रोचक और दिलचस्प कहानियां हैं। और न्यूज़ 11 अपने इस खास पेशकश में उन्हीं सरकारी बंगलों से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियों और उनकी जानकारी से आपको रूबरू कराएगा। फिलहाल हम अभी खड़े हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद सरकारी आवास के सामने। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। इसके जुड़े हुए दिलचस्प किस्से यूं हैं कि 1989 में आम चुनाव हुए, मध्यावधि चुनाव हुए और उस आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को करारी शिकस्त मिली और वीपी सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बने। जब प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर स्वर्गीय राजीव गांधी का चयन हुआ, उसके बाद तकरीबन मार्च 1990 से इस जनपद में लगातार ये गांधी परिवार का सरकारी आवास रहा है। स्वर्गीय राजीव गांधी इसी 10 जनपद में रहते थे। तकरीबन 3 दशक से ज़्यादा का वक्त बीत चुका जब ये सरकारी आवास गांधी परिवार के जिम्मे है। लगातार सोनिया गांधी इस घर में हैं। सोनिया गांधी इस देश में, इस लुटियन में महज 3 ही ऐसे सरकारी बंगले हैं जिनमें वो अब तक रहा करती रही हैं। एक 7 रेस कोर्स जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनके साथ सोनिया गांधी थी। दूसरा उनकी सास यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक सफदरजंग रोड जहाँ पे उनके साथ रहती थी। और तीसरा उनका ठिकाना ये 10 जनपद रहा है। इसको लेकर भी कई तरह के, देखिए ये 10 जनपद इतना महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी के लिहाज से कि बगल में लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका सरकारी ये स्मारक है, इसी में वो रहा करते थे और काफ़ी चाक चौबंद है। और इसके ठीक महज 2 किलोमीटर की दूरी पर भारत तुगलक रोड है जहाँ पे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी रहते हैं। कुछ और दिलचस्प किस्से से आपको रूबरू कराएंगे और कुछ और नामचीन हस्तियों के सरकारी बंगले को आपको दिखाएंगे। आप रहिए हमारे साथ। रामविलास पासवान भारतीय राजनीति का वो सितारा, वो तारा जिसके बारे में कई तरह की चर्चाएं, किस्से मशहूर हैं, लेकिन उनका अस्थाई पता है 12 जनपद। ये तकरीबन 3 दशकों से ये सरकारी आवास, सरकारी पता है केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का। जब हालांकि उनके जो आलोचक हैं उन्हें राजनीति में मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। 1977 में हुए आम चुनाव में जब कांग्रेस सरकार की चूल्हे हिल गई और पहली बार देश में
गैर कांग्रेस की सरकार बनी तो उस मोरारजी देसाई की सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर रामविलास पासवान काबिज हुए और उसके बाद से लगातार वो लुटियन जोन का हिस्सा रहे हैं। लेकिन 12 जनपद जो आवास है वो मार्च 1990 में उन्हें अलॉट हुआ था और उसके बाद से लगातार वो इस सरकारी आवास उनका एक अस्थाई ठिकाना है। और कहा जाता है कि जिस वक्त 1990 में उन्हें ये घर आवंटित हुआ था उस वक्त मौजूदा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की उम्र महज 7 से 8 साल की थी। हालांकि ये दिलचस्प बात है कि जब 1977 के बाद हालांकि भले ही केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो काबिज हुए, लेकिन 2009 और 10 ये एक साल ऐसा रहा रामविलास पासवान के राजनीतिक करियर में जब वो सदन के किसी भी सदस्य के तौर पर काबिज नहीं हुए और उस वक्त इस बंगले को खाली कराने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। लेकिन तकरीबन 6 महीने तक मार्केट रेट के हिसाब से रामविलास पासवान ने इस घर का किराया दिया और 2010 में आरजेडी के सहयोग से वो राज्यसभा पहुंचे और इस तरह उनका ये 12 जनपद सरकारी बंगला खाली होते होते रह गया और तब से लेकर लगभग 3 दशकों तक रामविलास पासवान का ये सरकारी आवास उनका सरकारी अस्थायी पता है। जब भी राजनीतिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या मोदी सरकार हो, सबके खिलाफ एक अपनी एक राजनीतिक पहचान रखती है ये सरकारी बंगला। कहा जाता है कि तकरीबन 2000 के आसपास से ही, हालांकि जो शहरी विकास मंत्रालय का जो सेक्टर है जहां से अलॉटमेंट होता है उसके पास इस तरीके का कोई डाटा नहीं है कि कौन सा सरकारी बंगला कितने दिनों से किनके पास है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये बंगला भी 3 दशकों से शरद पवार के पास है और इस बंगले में वो रहा करते हैं जहां से न केवल महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि देश की राजनीति भी, चाहे वो कांग्रेस के साथ गठबंधन का मामला हो, महाराष्ट्र में सरकार बनाने और बिगाड़ने का मामला हो, या फिर यूपीए सरकार के वक्त में समर्थन लेने या राष्ट्रपति चुनाव के वक्त में, ये वही जगह है, ये वही ठिकाना है जहां से शरद पवार अपने तमाम राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखते हैं, संतुलित करते हैं। और ये सरकारी बंगला जो 6 जनपद है वो तकरीबन 3 दशकों से इसमें एनसीपी के मुखिया शरद पवार अपना अस्थायी पता के तौर पर एक राजनीतिक ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में एक और चर्चित नाम है जिसका नाम है शरद यादव। पहली बार 1974 में वो जबलपुर से बतौर लोकसभा के उपचुनाव में सांसद चुने गए। ये शरद यादव का सरकारी आवास है और पता है 7 तुगलक रोड। और 1974 से लगातार वो संसद के किसी भी सदन के, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा के, लगातार सदस्य वो रहते रहे हैं। हालांकि उनका जो ये बंगला नंबर है 7 तुगलक रोड, ये जब वाजपेयी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री बने, नागरिक उड्डयन मंत्री, तब से लेकर लगातार आज तक वो बदस्तूर इस सरकारी बंगले में जमे हुए हैं। उनका सरकारी आवास और सरकारी पता ठिकाना ये 7 तुगलक रोड है। इनसे भी जुड़ी हुई काफ़ी दिलचस्प कहानियां हैं, रोचक कहानियां हैं। 74 में वो पहली बार उपचुनाव जीते जबलपुर से, 77 में वो फिर मोरारजी देसाई की सरकार में वो चुनाव जीते लोकसभा का। उसके बाद 80 में वो चुनाव हार गए लोकसभा का और फिर बदायूं का उन्होंने बाई इलेक्शन जीता। बदायूं के बाद फिर वो राज्यसभा में चले गए, फिर वो मधेपुरा बिहार पहुंचे और वहां से कई सालों तक लगातार वो सांसद रहे। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी न किसी रूप में वो सदस्य बने रहे हैं। लेकिन हाल के वक्त में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ इनकी राजनीतिक अदावत शुरू हुई मोदी सरकार के समर्थन को लेकर के, जब बिहार में सरकार बनी और उसके बाद फिर आनन फानन में इनकी राज्यसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई राज्यसभा के पदेन उपसभापति की तरफ से। और तब से लेकर मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट के मुताबिक अब भी शरद यादव राज्यसभा के सदस्य हैं, जबकि उप सभापति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इनके संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। बावजूद इनका 7 तुगलक रोड है
वो सरकारी आवास इनका अस्थायी ठिकाना बना हुआ है। के पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का सरकारी आवास है। जब प्रियंका गांधी का बंगला खाली हुआ तो कांग्रेस ने सवाल उठाए कि आखिर बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे सरीखे नेता आखिर कैसे और किस आधार पर लुटियन जोन में रह रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार ने ये साफ कर दिया कि चूंकि इन दोनों की सरकारी सुरक्षा बेहद जरूरी है, इसीलिए उन्हें लुटियन जोन में रहने की इजाज़त है। लाल कृष्ण आडवाणी देश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लिहाजा सरकार के नज़रों में जो सरकार का अमेंडमेंट है भवन निर्माण मंत्रालय का 2019 का, उसके मुताबिक कुछ वीवीआईपी लोगों को रहने की इजाज़त सरकार अपने स्वविवेक के आधार पर दे सकती है। इसीलिए दिल्ली के पृथ्वीराज रोड का बंगला नंबर 30 लाल कृष्ण आडवाणी का सरकारी आवास अब भी बना हुआ है, भले ही वो सदन के किसी भी सदस्य के तौर पर काबिज नहीं हो। जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है। भारतीय राजनीति में ये नारा काफी वर्षों तक गूंजता रहा और उस नारे की गूंज दिल्ली के 16 अशोका रोड, जो मुलायम सिंह यादव का सरकारी आवास है, मौजूदा दौर में वो समाजवादी पार्टी से सांसद है, इस आवास से वो काफ़ी मशहूर हुए थे। जब वो 1996 में देश के रक्षा मंत्री बने, तब जन मोर्चा की सरकार में, तब से लेकर आज तक ये 16 अशोका रोड का जो आवास है मुलायम सिंह यादव का, वो इनका सरकारी अस्थायी ठिकाना है। तकरीबन 3 दशक का तकरीबन बीतने को है और मुलायम सिंह यादव का ये 16 अशोका नंबर रोड काफ़ी मशहूर रहा है। ठीक इस मुलायम सिंह यादव के बगल में जो 6 नंबर सीना रोड है, वो मुरली मनोहर जोशी का सरकारी आवास है। कहा जा रहा है कि जब एक वक्त नारा हुआ करता था कि बीजेपी के 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मनोहर, तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के सरकारी बंगले को लेकर भी जब कांग्रेस ने सवाल उठाए तो सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि चूंकि वो अति विशिष्ट की श्रेणी में है और सरकार को ये अधिकार है स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए कि अगर उसे लगता है कि किसी की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो तो वो उन्हें सरकारी आवास दे सकता है। ये लुटियन जोन की कहानी है 1000 सरकारी बंगले में। और मेरे पीछे देखिए मेनका गांधी का घर है 14 अशोका रोड। ये भी काफ़ी दिनों से मेनका गांधी का सरकारी आवास ठिकाना रहा है। केंद्रीय मंत्री रही हैं, पीलीभीत से सांसद रही वो, उत्तर प्रदेश की, और लगातार वो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती रही हैं। तो ये दिल्ली के लुटियन की कहानी है। जो सरकारी बंगले उसमें बहुत सारे नौकरशाह भी हैं, बहुत सारे जज भी हैं, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक नेता हैं कद्दावर जिनके पास अपने रसूख के बूते यहाँ भवन निर्माण की तरफ से आवंटन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता रहा है। हालांकि आपको ये सुनने में हैरानी होगी कि इस आवंटन प्रक्रिया को लेकर कोई पारदर्शी नीति नहीं है सरकार के पास, और इसीलिए इस आवंटन में बहुत सारे ऐसे सियासी आमने सामने के आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। मसलन वो नौकरशाह का मसला हो या फिर जज का मसला हो या फिर देश के रसूखदार राजनेताओं का। तो लुटियन की ये कहानी रही। बिस्टा के बाद लुटियन में कैसे सरकारी बंगले का खेल है, कौन कौन से ऐसे बड़े लीडर हैं जिनके सरकारी बंगले काफ़ी पुराने हैं और उससे जुड़े हुए किस्से क्या हैं। केंद्र सरकार का ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जा रही है। ऐसे में ये आधुनिक भारत की एक नई तस्वीर पेश करेगा। लेकिन जल्द ही ब्रिटिश हुकूमत की शान कहे जाने वाले इस संसद भवन को एक विरासत के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा।